की संवैधानिक संस्थाओं को पूरी जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए। ये स्टेटमेंट आज मद्रास हाईकोर्ट ने दिया। इस पूरी खबर के पीछे का संदर्भ मैं बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन उसी के साथ साथ बताऊंगा तमाम बड़ी खबरें जिनका आपके लिए जानना जरूरी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी के बारे में मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आपको चंद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहली खबर दोस्तों हमारी सेनाओं से जुड़ी हुई है। आप ये बात जानते हैं कि हमारी देश की तीनों सेनाएं हो या फिर इस देश के सशस्त्र बल हो, लगातार चाहे दुश्मनों का सफाया करना हो या फिर आपदा से लड़ना हो, लगातार हर मोर्चे पर देशवासियों की सेवा करने में तत्पर रहते हैं। और इसी की एक सर्वश्रेष्ठ मिसाल और भी देखने को मिली और वो ये मिसाल ये है कि दरअसल सीडीएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल बैठक हुई, जिसमें सीडीएस साहब जो है जनरल बिपिन रावत, उन्होंने इस बात की सूचना या इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी कि सेना के पिछले 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हुए तमाम मेडिकल स्टाफ के लोग, जिसमें डॉक्टर्स, जिसमें नर्सेज, जिसमें अन्य स्वास्थ्य कर्मी आते हैं, उन्हें वापस से ड्यूटी पर लेकर आया जाएगा। और उससे पहले यानी 2 साल से पहले जो लोग रिटायर हुए हैं, उन्हें फोन के द्वारा या एक प्रकार से कंसल्टेशन के तौर पर उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा, उनकी भी सेवाएं ली जाएंगी। यानी एक बार फिर से यह साबित हो गया कि हमारे देश की सेनाएं, तीनों सेनाएं या फिर हमारे देश के जो अन्य सुरक्षा बल के जवान हैं, वो कितने सर्वश्रेष्ठ हैं या वो किस हद तक, किस सीमा तक देश की सेवा करते हैं, इसकी कोई भी एक प्रकार से आप मिसाल दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा एक और हाईकोर्ट से जुड़ी हुई। मद्रास हाईकोर्ट की खबर तो मैंने आपको शुरुआत में ही थोड़ा सा मैंने इसकी झलकियां दे दी है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की भी इस खबर के बारे में, इससे जुड़ी हुई खबर के बारे में आपके लिए जानना जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोस्तों कल भी सुनवाई हुई और वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दरअसल उन्होंने, जो दिल्ली के मुख्य सचिव है, उन्हें इस बात का आदेश दिया कि वो तमाम ऑक्सीजन के रिफिलर्स हो या फिर अस्पताल हो, उनके साथ बैठक करें। और आज बैठक हुई भी और आज तमाम अस्पताल भी और जितने भी ऑक्सीजन के रिफिलर्स हैं या अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो तमाम लोग कोर्ट में मौजूद भी रहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, सुनवाई के माध्यम से। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया कि मुख्य सचिव रिफिलर्स जो ऑक्सीजन के, उनसे बात करें और तमाम जो अस्पताल है उनसे बात करें और तमाम जो अन्य स्टेक होल्डर्स है उनसे भी बात करें समस्या का समाधान निकालने की दिशा में। इसके अलावा दोस्तों एक बात और दिल्ली हाईकोर्ट ने कही है, वो ये कही है कि कोई भी मरीज अगर उसके पास नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट है भी, या माफ कीजिएगा अगर उसके पास आरटी-पीसीआर रिपोर्ट टेस्ट नहीं भी है और उसके में गंभीर सिम्टम आ रहे हैं, तो भी उसे भर्ती कराया जा सकेगा दिल्ली के अस्पतालों में। ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है। इसके अलावा दोस्तों एक अपडेट मैं आपको और देना चाहूंगा कि दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जो कि लगातार भारत की सहायता के लिए आगे बढ़कर एक प्रकार से हिस्सा अपना दे रहे हैं और भारत की सहायता कर रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब से चाहे 80 मीट्रिक टन के करीब ऑक्सीजन का आना हो, या फिर सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक टैंकर्स का आना हो, या फिर वहां से आना हो ऑक्सीजन का, जो मेडिकल ऑक्सीजन है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, उसका आना हो, या फिर ब्रिटेन से भी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का आना हो, या फिर वेंटिलेटर्स का आना हो, अन्य चिकित्सा के उपकरणों का आना हो, अमेरिका से भी पॉजिटिव संदेश आना हो। अमेरिका ने भी बहुत सारे ऐसे कंसंट्रेटर्स भी भेजे हैं भारत की ओर, 300 के करीब इनकी संख्या है, 318, और भी बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव संकेत अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं। इसके अलावा यूएई हो या दुनिया के तमाम देश हो, फ्रांस हो, ये तमाम देश भी इस समय, चीन भी, रूस भी, ये तमाम देश, जर्मनी का नाम मैं लेना भूल गया, जर्मनी से भी 23 जो मोबाइल ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन प्लांट्स है वो भी आए जा रहे हैं। तो तमाम देश दुनिया के इस समय हमारे देश की सहायता करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको एक खबर और देना चाहूंगा कि देशवासियों की मजबूरी का फायदा अभी भी बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। देश इस समय त्रासदी से जूझ रहा है, आप ये बात जानते हैं, किसी से ढकी छिपी बात नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुनाफाखोरी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जमाखोरी कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं। इसमें रेमडेसिवियर हो या फिर ऑक्सीजन के टैंकर्स हो या ऑक्सीजन हो, लगातार ऐसे बहुत सारे घटिया और बेशर्म लोग इस समय देश के अंदर मौजूद हैं जो लोगों की विवशता का फायदा उठा रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इतना कड़ा
इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए कि आने वाले लोगों के लिए भी या आने वाले तमाम समय में अगर कोई भी इस बारे में सोचे भी कि कोई मजबूरी का फायदा उठाए किसी दवा की या किसी उपकरण की या ऑक्सीजन की कालाबाजारी करे, उसे एक प्रकार से मुनाफा के तहत उसे बढ़े हुए दामों में बेचे। और कई कई जगह ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि वहां पर मरीज को पानी भरकर लगा दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई। और कई कई जगह ऐसा भी हुआ कि जो ठग है उन्होंने बहुत ज्यादा कीमत वसूल कर ली और उसके बाद कुछ भी मरीज के परिजन को नहीं दिया। ये चीजें रुकनी चाहिए क्योंकि ये अविश्वास पैदा करती है देश की चिकित्सीय व्यवस्था के प्रति भी और जो देश का सिस्टम है उसके प्रति भी। ये रुकना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक खबर और आपके लिए जानना जरूरी है। ये खबर दरअसल जुड़ी हुई है राज्यों से और इसकी पृष्ठभूमि में है देश का वैक्सीनेशन कार्यक्रम। दोस्तों आप जानते हैं कि 1 मई से तीसरे चरण के तहत देश भर में 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच जो आयु वर्ग के लोग हैं उन्हें अब टीका लगाया जाएगा। कई राज्य सरकारें इस टीकाकरण अभियान के तहत मुफ्त में टीका लगाने की घोषणा भी कर चुकी हैं, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्य जिसमें छत्तीसगढ़ आता है, जिसमें झारखंड आता है, जिसमें राजस्थान आता है और जिसमें पंजाब आता है, यहां से दरअसल कुछ बयान सामने आया और ये बयान आपके लिए जानना जरूरी है। बयान ये सामने आया है, उनका कहना है, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है केंद्र सरकार के ऊपर कि केंद्र सरकार दरअसल जो वैक्सीन निर्माता कंपनी है उनसे डोजेस खरीद रही है और जिससे उन लोगों को डोजेस नहीं मिल पा रही हैं जो गैर बीजेपी शासित राज्य है, जिसमें ये 4 राज्यों का मैंने जिक्र किया। इन 4 राज्यों की ओर से ये भी बात सामने आई, इन्होंने कहा, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रियों की ओर से ये बात अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सामने आई। उन्होंने कहा कि हमारे पास 1 मई को लगाने के लिए वैक्सीन का प्रॉपर स्टॉक पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं है। तो इस चीज पर भी केंद्र सरकार को देखना चाहिए। अगर कहीं पर यह राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चक्कर में अगर ऐसे बयान आए तो इस पर भी देखना चाहिए, या फिर अगर वाकई में कोई समस्या है इन राज्यों में तो फिर केंद्र सरकार को सभी राज्यों के साथ यूनिफॉर्मिटी के साथ व्यवहार करना चाहिए और तमाम राज्यों को वहां की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार ही वहां पर वैक्सीन की आपूर्ति करनी चाहिए, ताकि कोई भी देश का राज्य चाहे बीजेपी शासित हो या फिर गैर बीजेपी शासित हो, वो वैक्सीन लगाने की इस पूरी की पूरी कवायद में पीछे ना रह जाए। और देश का नागरिक होता है, वो किसी भी राज्य का या किसी भी पार्टी का या किसी भी विशेष विचारधारा का नहीं होता, वो देश का नागरिक होता है। इसलिए केंद्र सरकार चूंकि उसके ऊपर देश का शासन है, तमाम जिम्मेदारियां, इसलिए केंद्र सरकार को इस दिशा में भी कार्य देखना चाहिए और कोई भी राज्य वैक्सीन के प्रोग्राम से महरूम नहीं रहना चाहिए। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा। इसके अलावा दोस्तों अब बढ़ता हूं मैं उस अहम खबर की तरफ जिसका आपके लिए जानना जरूरी है, और यह खबर दरअसल आई है मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से। तो वीडियो के इस अगले हिस्से में देखते हैं आज की इस मुख्य खबर के बारे में। दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसी तल्ख टिप्पणियां करी है, एक प्रकार से फटकार लगाई है चुनाव आयोग को, देश के चुनाव आयोग को फटकार लगाना। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं दोस्तों कि जब भी कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो राजनीति से जुड़ा हुआ हो, कहीं ना कहीं अगर वो देश के संविधान को या फिर कुछ ऐसी हरकतें करता है जो देश के संविधान के विरुद्ध होती है, तो कहीं ना कहीं संस्थाएं जो देश के भीतर मौजूद होती हैं उनका ये कर्तव्य होता है, उनके ऊपर ये दायित्व होता है कि वो उस व्यक्ति को या फिर उस दल को रोके। लिहाजा मद्रास हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बारे में जानना इसलिए भी आपके लिए जरूरी है और इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आम आदमी इस समय त्रस्त है और ऐसे में उसकी आवाज कहीं सुनी नहीं जा रही है, तो वहीं पर मद्रास हाईकोर्ट हो या फिर देश के तमाम हाईकोर्ट्स हो या फिर सुप्रीम कोर्ट भी हो, लगातार वो ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं समय समय पर जो आम आदमी की आवाज बनकर कहीं ना कहीं सरकार के कानों में फटकार बनकर पहुंच रही है। यहां पर दोस्तों बात मद्रास हाईकोर्ट की करूंगा। सोमवार को दरअसल यहां पर सुनवाई होती है और इस पूरे के पूरे मामले को आप इसकी पृष्ठभूमि में आप जरूर समझिएगा। दरअसल हाईकोर्ट में तमिलनाडु के करूर विधानसभा क्षेत्र में संपन्न हुए मतदान के दौरान राज्य के ही जो तमिलनाडु के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है यानी परिवहन मंत्री हैं MR विजय भास्कर, इन्होंने एक याचिका दायर की थी। चूंकि इस करूर विधानसभा में दरअसल 77 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया था, चुनाव कॉन्टेस्ट किया था। और 2 मई को आप जानते हैं दोस्तों कि तमिलनाडु समेत देश के 5
4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतगणना होगी। और इसी को लेकर करूर विधानसभा जो यहाँ पर है, यहाँ पर चूंकि 77 प्रत्याशी हैं, तो यहाँ पर राज्य के परिवहन मंत्री ने कोविड के प्रोटोकॉल्स का नियम संबंधी एक याचिका को दाखिल किया था और इसी पर सुनवाई हुई थी। अब यहां पर दोस्तों दरअसल 2 जजेस थे, जिसमें चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस सेंथिल कुमार राममूर्ति की पीठ इस पूरी सुनवाई को सुन रही थी। इस पूरी की पूरी जिरह में सुनवाई कर रही थी यहां पर। और यहां पर दरअसल तल्ख टिप्पणियां जो अपनाई गई या उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है वो आपके लिए जानना जरूरी है। उनका स्टेटमेंट आप ध्यान से सुनिए चीफ जस्टिस साहब का। उन्होंने कहा है कि संस्थान के तौर पर चुनाव आयोग ही आज के हालात के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। ये आप दोबारा सुनिए कि आज के हालात के लिए चुनाव आयोग ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। दोस्तों आप ये बात जानते हैं कि दरअसल देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में अभी चुनाव हुए हैं और अभी भी बंगाल में, पश्चिम बंगाल के अंदर अभी भी आखिरी चरण का चुनाव बचा हुआ है। कल वहां पर 7वें चरण का मतदान हुआ। इसके अलावा असम में 3 चरण का मतदान हुआ, वो संपन्न हो गया 6 तारीख को। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को एक ही चरण के तहत मतदान हुआ था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी पंचायती चुनाव चल रहे हैं। ये तमाम जो चुनाव चल रहे हैं ये कहीं ना कहीं सुपर स्प्रेडर के रूप में सामने आए हैं। और इसके साथ अगर मैं कुछ और इवेंट्स को जोड़ दूं देश के भीतर, तो फिर वो भी एक प्रकार से सुपर स्प्रेडर के रूप में ही सामने आए हैं। लेकिन प्रमुख तौर पर चूंकि चुनाव हुए हैं इसलिए, और यहां पर बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन जैसे नियमों की भी धज्जियां उड़ाई गई हैं। इसीलिए मद्रास हाईकोर्ट को ऐसी तल्ख टिप्पणियां करनी पड़ी। और ये बहुत सारे लोगों के भीतर सवाल है, बहुत सारे लोग ये सवाल अपने मन के भीतर छिपा कर बैठे हैं या किसी कारण से बोल नहीं पा रहे हैं कि आखिर आपने तमाम चीजें बंद कर दी लेकिन आपने चुनाव नहीं बंद कराया, आपकी रैलियां बंद नहीं हुई। अभी कुछ ही दिनों पहले जब चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, या आप यूं कहिए कि चुनाव आयोग की नींद टूटी, तो उसके बाद दरअसल जो रैलियां थी उनको वर्चुअली कराया गया। नहीं तो उससे पहले तो आप ये मानकर चलिए, आप ये तमाम जगह खबरें भी देख रहे थे कि कैसे बड़ी संख्या में, भारी संख्या में भीड़ को जुटाया जा रहा है और वो एक बड़े सुपर स्प्रेडर के तौर पर सामने आ रही है। तो इसी को लेकर दरअसल चुनाव आयोग ने माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग पर मद्रास हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी। पहला स्टेटमेंट आपने सुन लिया। इसके अलावा देखिए चुनाव आयोग पर जो सिलसिलेवार तरीके से टिप्पणियां की हैं मद्रास हाईकोर्ट ने, उसमें क्या कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपने अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया है सही तरीके से, यह मद्रास हाईकोर्ट ने कहा। इसके अलावा यह भी कहा गया कि अदालत की ओर से कई बार आदेश दिए जाने के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई राजनीतिक दलों के खिलाफ। यह सीधे तौर पर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है चुनाव आयोग को, क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग की भूमिका इन चुनावों में बहुत ज्यादा संदेहास्पद रही है। लगातार कोविड के नियमों का धज्जियां उड़ाया गया, नियम तोड़े गए, लेकिन कोई ज्यादा कठोर कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल बनाए रखने की तमाम अपीलों और आदेशों को नजरअंदाज किया गया, यह बात भी मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है। इसके अलावा अदालत ने सख्त तौर पर यह कहा है चुनाव आयोग से कि आप हमें 2 मई को होने वाली मतगणना का ब्लूप्रिंट दीजिए कि उस दिन किस प्रकार से पूरी की पूरी मतगणना को एक प्रकार से कराया जाएगा, उसमें कैसे कोविड के प्रोटोकॉल्स का पालन कराया जाएगा, ऐसी तमाम जानकारियां आप हमें दीजिए, खाका बनाकर दीजिए। अन्यथा अगर आप हमें नहीं देते हैं, 30 अप्रैल से पहले नहीं देते हैं, तो फिर हम मतगणना को स्थगित कर देंगे, मतगणना को रुकवा देंगे। ये बात कही है। यानी अब अगली सुनवाई वहां पर मद्रास हाईकोर्ट में 30 अप्रैल को होगी और 30 अप्रैल को अगर ब्लूप्रिंट नहीं पेश किया जाता है तो हो सकता है कि मद्रास हाईकोर्ट मतगणना को रोक भी दे। ये बात उन्होंने आज कही है, इससे सख्त बात कुछ नहीं हो सकती। लेकिन एक टिप्पणी और है जो आपके लिए जाना जरूरी है, और सीधे तौर पर कोर्ट ने चुनाव आयोग के बड़े अधिकारियों को टारगेट में लिया और उनको कहा कि क्यों ना आज के इस हालात के लिए आप पर, चूंकि आप जिम्मेदार हैं इसलिए आप पर हत्या का केस चलाया जाए, हत्या का मामला आपके खिलाफ दर्ज किया जाए। ये सही पर अगर आप देखें, चूंकि बड़ी संख्या में जब राजनीतिक दलों ने अपने आप भीड़ को इनवाइट किया, भीड़ को जुटने दिया, और ये पूरा का पूरा अगर आप देखें तो इसको ऑर्गेनाइज तो एक प्रकार से पीछे से चुनाव आयोग ने किया। अगर चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान आगे करता या सामान्य जब स्थिति हो जाती तब कर लेता,
तो शायद ये सब चीजें नहीं होती। अब चुनाव आयोग पर कितने प्रकार के दबाव होते हैं इनका जिक्र आज मैं नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव तो होता है जो दल सत्ता में होता है। और चुनाव आयोग की वो दलील कि हम चुनाव को ज्यादा चरणों में करा रहे हैं ताकि हम कोविड के सामने बेहतरीन तौर पर या बेहतर तरीके से हम उसका सामना कर सके या भीड़ को कम जुटने दें, ये दलील कहीं पर भी नहीं ठहरती, क्योंकि कोविड कभी भी इस बात का मोहताज नहीं होता कि भीड़ चरणबद्ध तरीके से आ रही है या फिर एक साथ आ रही है। आपने भीड़ को जुटने दिया, वहां पर चरण, वहां पर प्रोटोकॉल्स, किसी चीज का कोई पालन नहीं किया गया। इसीलिए बंगाल से एक और खबर सामने आई जो कि त्रासदीदायक है और दुखद है। दरअसल बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो देश के भीतर दरअसल कोविड के या कोरोना वायरस के तीसरे म्यूटेशन की बात कर रहे हैं। ट्रिपल म्यूटेशन वाला वेरिएंट भी एक सामने आया जिसे बंगाल वायरस कहा जा रहा है, और इसे पहले बांग्लादेश में स्पॉट किया गया जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से, और उसके बाद ये होता हुआ ऐसे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये बंगाल में भी आया और बंगाल से इसके ट्रेसेस महाराष्ट्र में, दिल्ली में सामने आ रहे हैं। और इसका नाम दरअसल रखा गया है B1618। जो डबल म्यूटेंट था उसका नाम B1617 था, और ट्रिपल म्यूटेंट जो हुआ है, कहा जा रहा है कि इसमें अभी, हालांकि ये रिसर्च का विषय है, शोध का विषय है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसमें भी वही सारे सिम्टम्स हैं, इसमें वही सारी क्षमता है कि ये लगातार तीव्र गति के साथ फैल सकता है और लोगों को और ज्यादा संक्रमित कर सकता है। तो B1618 ये ट्रिपल म्यूटेंट जिसके ट्रेसेस बंगाल से मिल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई। और एक बात याद रखिएगा कि जितना ज्यादा वायरस फैलता है उतने ज्यादा इसमें म्यूटेशन होते हैं और उतने ज्यादा ये स्वयं के स्वरूप को परिवर्तित करता है। तो बहरहाल दोस्तों, मैं अपने इस मद्रास हाईकोर्ट वाली खबर पर ही लौटना चाहूंगा। और यहां पर आप देखिए कि इन तमाम तल्ख टिप्पणियों के बावजूद भी मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि हम नहीं चाहते कि आपकी मूर्खता के चलते राज्य में और मौतें हो, लोगों का स्वास्थ्य सर्वोपरि है, ये बात भी उन्होंने कही। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जनता के स्वास्थ्य के साथ हम किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। ये भी कहा कि जो राजनीतिक दल वर्चुअल रैली कर रहे हैं, क्या इसे पहले नहीं किया जा सकता था? तमाम वो कठोर सवाल पूछे हैं आज चुनाव आयोग से। इसके अलावा जब चुनाव आयोग से तमाम सवाल हो रहे थे तो चुनाव आयोग ने एक बड़ी ही फिजूल सी, मैं कहूंगा, और बहुत ही अजीब सी ये दलील दी कि हम जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन तमाम जितने भी प्रोटोकॉल से उनका पालन करा रहे थे। तो इस पर चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि क्या जब चुनाव रैलियां हो रही थी तब आप दूसरे ग्रह पर मौजूद थे? बिल्कुल सही टिप्पणी करी है, क्योंकि जिस समय चुनाव हो रहे थे उस समय चुनाव आयोग कहां था, चुनाव आयोग कौन सी पट्टी बांधकर बैठा था? इसका जवाब चुनाव आयोग को देना होगा, चाहे अदालत में दे। अदालत के माध्यम से जनता के सामने चुनाव आयोग को आना ही होगा। जिम्मेदारी तय करने का समय है। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही है और अब 30 तारीख को देखना होगा कि आखिर क्या खाका पेश किया जाता है और क्या जवाब दिया जाता है हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से। देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है, जवाबदेही तय करने की जरूरत है और आप लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। दोस्तों, इस बुलेटिन को अब मैं अंत करना चाहूंगा और जाते जाते आपसे यही कहना चाहूंगा, एक अपडेट के साथ आपको और बताना चाहूंगा कि दरअसल नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कल एक कॉन्फ्रेंस करी। कल पूरे स्वास्थ्य महकमे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें वीके पॉल साहब ने कहा कि अब अगर आपके घरों में भी कोई व्यक्ति संक्रमित है तो आपको घरों में भी मास्क पहनकर रहना है, क्योंकि हवा में संक्रमण वायरस के होने के कारण आपको भी बहुत सारे चांसेस हैं। अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो आपको भी संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा यह भी उन्होंने कहा कि अगर घर में कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं भी है और उसमें नॉर्मल लक्षण भी अगर हो रहे हैं, अगर मान लीजिए कोविड का अगर टेस्ट नहीं कराया तो भी अगर उसको खांसी सर्दी जुकाम है भी, ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं, तो भी आप मास्क जरूर लगाकर रखें, क्योंकि इस समय संक्रमण आपके घर तक भी आ सकता है। ऐसी बहुत चांसेस हैं। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ऐसे में आपको और भी ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार आपसे निवेदन करूंगा कि आप पैनिक मत कीजिएगा, सिर्फ सावधानियां बरतते रहिए और फिर निश्चित रूप से अगर आप तमाम सावधानियों को बरतेंगे तो आप कोविड के वायरस को हराएंगे। हमारा देश कोविड के वायरस को हराएगा। सामर्थ्य है हमारे देश के अंदर, बस जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एकजुटता दिखाने की जरूरत है। हमारे
जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनका साथ देने की, चाहे हम किसी प्रकार से मिली, और जरूरत है हमें अनुशासन में रहने की, अपने अपने घरों में रहने की। इसी के साथ दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वैक्सीन जरूर लगवाइएगा। 1 तारीख से तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है। रजिस्ट्रेशन कराते हुए आप जब भी आपको डेट मिले, जहां का भी आपको वेन्यू मिले, आप जरूर वैक्सीनेशन करवाइएगा। इस पूरे के पूरे ड्राइव में हिस्सा लीजिएगा। और चूंकि मैंने तीसरे ट्रिपल म्यूटेशन की बात कही, तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल जो वैक्सीन है वो इस पर कारगर है। यानी ये जो नया स्ट्रेन अगर आया भी है, ये जो नया स्ट्रेन है, ये छका नहीं सकता वैक्सीन को। इसलिए वैक्सीन जरूर आप लगवाइए और अपना बहुत ख्याल रखिए, एहतियात बरतते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।